हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे होंगे, जैसे कि एसएससी, जीडी और रेलवे की भी बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ चुके हैं, साइंस, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास करने से पहले आपसे विनती रहेगी दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं बायोलॉजी। पहले तो बायोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, किसे कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी तो साथियों बायो, BIO, तो जीव, बायो का अर्थ होता है जीव, यानी कि जीवित, संजीव, संजीव। ठीक है दोस्तों, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, लोगोस का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन, यानी कि जीवित, यानी कि जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया था दोस्तों? ये आपने कमेंट में बताना है, और सन में आपको बता देता हूँ 1801 से लेकर के 1802 में। 1801 में जीव विज्ञान शब्द का, बायोलॉजी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। आपको बताना होगा कि बायोलॉजी शब्द है जो, इसका उपयोग 1801 में सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है दोस्तों, अरस्तु इसके जनक है दोस्तों, पिता है बायोलॉजी के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं कोशिका। तो जी कोशिका, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है दोस्तों, कोशिका सेल। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो फर्स्ट वो जो टॉपिक आता है वो है कोशिका। तो कोशिका करने जा रहे हैं दोस्तों। तो कोशिका सेल किसे कहते हैं? तो जी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल या कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि ये अब शरीर है, इसकी रचना हुई अलग अलग भागों से ये शरीर बना है। किसी भाग का कोई कार्य है तो कार्य, यानी कि आपका शरीर बन गया जब, तो शरीर अलग अलग कार्य करता है, यानी कि क्रियात्मक, कार्य करना। क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य करना, संरचनात्मक यानी कि संरचना करना। ठीक है दोस्तों, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कोशिका विज्ञान। कोशिका का विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पर कोशिका की खोज। तो दोस्तों कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग, यानी कि पहली बार जो कोशिका शब्द यूज में लाया गया, प्रयोग में लाया गया, वो किसके द्वारा लाया गया? तो जी सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की थी। तो 1665 को ही सर्वप्रथम यूज शब्द हुआ था कोशिका, और रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने ही मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में, और इन्हीं को ही सबसे पहले कोशिका शब्द का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 5 पर आ जाते हैं जीवित कोशिका। एक तो मृत कोशिका है दोस्तों, एक जीवित कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो 2 कोशिकाओं की खोज हुई थी, एक है मृत और एक है जीवित। ठीक है दोस्तों, तो अब मृत तो हमने पढ़ ली, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में खोज की गई थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 पर जीवित कोशिका। तो जी जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा कब की गई थी दोस्तों? 1674 में। तो दोस्तों 1674 में की गई थी शायद, ये 1674। ठीक है दोस्तों, 1674। तो जी जीवित कोशिका है जो, इसकी खोज कब की गई थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा कब की गई?
1674, ठीक है दोस्तों, 1674 में। तो 1665 में मृत कोशिका और 1674 में जीवित कोशिका की खोज हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आ गया ये सिद्धांत। तो दोस्तों एक बार जो ये आपकी सर्व कोशिका जीवित है और मृत है इसको देख लेती हैं। तो जी जो सर्वप्रथम कोशिका मृत कोशिका है हमारी, तो ये कारक, ये जी आपके जो रॉबर्ट हुक हैं, ये एक कहीं जा रहे थे, इनकी नज़र एक पेड़ पर गई, तो इन्होंने पेड़ की ना जो टहनी होती है ना उसको तोड़ लिया, और टहनी को जो इन्होंने टहनी तोड़ी, टहनी को जब इन्होंने प्रयोग किया, टहनी को देखा, तो टहनी में देखा जब इनको, तो उसकी त्वचा एक जैसे कि ना ये मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से बना हुआ मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता, यह आपका मधुमक्खी का छत्ता हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ था। जब इन्होंने टहनी तोड़ी, लकड़ी तोड़ी, पहले उसे कार्क कहा जाता है। जो लकड़ी तोड़ी उसे कार्क कहा जाता है, कॉर्क यानी कि काक। जो लकड़ी तोड़ी, ठीक है दोस्तों, उसे कार्क कहा जाता है। कारक में इनको प्रयोग किया गया है, कोर्क। तो जी कारक जो है इनका कोर्क, उसमें इन्होंने उपयोग किया था इसका। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जो ये आपका ये प्रयोग है, जो ये इसमें जो छत्ते में जो लाइनें सी बनी होती हैं, इसे सैला कहा जाता है, सैला, ठीक है दोस्तों, सैला। तो जी सैला शब्द कहा जाता है। तो कोरक में उपयोग किया गया था मृत कोशिका का 1665 में, ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट हुक द्वारा एक पेड़ की लकड़ी तोड़ करके, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसके ऊपर उपयोग किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट किया, तब जा कर के इन्हें प्राप्त हुआ। तो इसे कोरक के ऊपर इन्होंने उपयोग किया था। और जो ये मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ते के समान इन्होंने संरचना दिखाई दी, ठीक है दोस्तों, संरचना दिखाई दी। जो रोबोट हुक थे उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी जब उन्होंने लकड़ी का जो कोरक था उसके ऊपर प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और जो जीवित कोशिका है दोस्तों आपकी, उसका उपयोग शैवाल के ऊपर प्रयोग हुआ था दोस्तों, शैवाल। तो जी जो जीवित कोशिका है उसका शैवाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था दोस्तों। तो नंबर 6 पर आ जाते हैं सिद्धांत। तो जी ये सिद्धांत है आपका स्लाइडेन स्वान ने आपका एक सिद्धांत दिया है कि पुनः निर्माण, जी पुनः निर्माण यानी कि जो आपकी कोशिका है, जैसे ये शरीर है आपका, ये कहीं ना कहीं आपको चोट लग गई थोड़ी बहुत, तो चोट लग जाती है तो घाव जल्दी भर जाना, तो ये कोशिका के कारण संभव होता है, ये कोशिका के कारण संभव होता है। यदि आपकी एक कोशिका कहीं से उसे क्षति पहुंच गई, तो दूसरी कोशिका जो उसके आसपास वाली कोशिका होती हैं वो उसे भर देती हैं, जो घाव होता है उसे ठीक करने में सहायता करती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोशिका पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, तो जो अन्य कोशिका होती हैं उसके आसपास वाली, वो उसकी मुरम्मत करने में सहायता करती हैं। इस सिद्धांत का ये कहना है, जो सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, उसका ये कहना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं सबसे छोटी कोशिका। तो जी दोस्तों सबसे छोटी कोशिका, इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका, साइंस जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो जी माइकोप्लाज्मा, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, आपको देखा होगा शुतुरमुर्ग। तो जी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बहुत बड़ा होता है, बड़े आकार का होता है दोस्तों। जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो सबसे अधिक कोशिकाएं उसमें पाई गई, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी, तो जी अब मानव के बारे में बात कर लेते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और जी उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। उसके बाद मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन,
मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, उसके बाद मानव में लंबी कोशिका न्यूरॉन, और जी छोटी कोशिका स्पर्म। ठीक है दोस्तों। तो जी अब आ जाते हैं आगे विभाजन रहित न्यूरॉन। विभाजन रहित न्यूरॉन, मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों। तो जी न्यूरॉन संबंधित होता है मस्तिष्क से, हमारे माइंड से, दिमाग से। ठीक है। तो जी न्यूरॉन होता है जो, यदि इसकी कोशिकाएं एक बार डैमेज हो गई, जैसे ये आपका सर है दोस्तों, तो सर है, सर की ऊपरली त्वचा पर चोट लग गई तो चलो कोई बात नहीं, वो भी आपकी चोट भर जाएंगी, उनकी मरम्मत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उनमें कोशिका विभाजन होता है, यानी कि कोशिकाएं, आसपास की कोशिकाएं होती हैं जो सेल्स होते हैं, उनको बनाने में सहायता करती हैं। परंतु यदि उसके बाद निचले स्तर पर जो चोट लगी, यानी कि एक त्वचा तो ऊपरली त्वचा होगी, उसके बाद भी हड्डी वाली, चलो हड्डी टूट गई फिर वो भी ठीक हो जाएगी चलो आपकी। ठीक है दोस्तों। परंतु जो थर्ड पार्ट होता है, यानी कि तीसरे नंबर पर जो अंदरली सतह आती है, जो हमारा दिमाग होता है, यदि दिमाग में चोट लग जाए दोस्तों तो असंभव होता है कि ज़्यादातर संभावना यही होती है कि वो दोबारा ठीक न हो। जबकि जो दो पार्ट होती हैं, दो सतहें ऊपरले वाली होती हैं, उनमें चोट लग जाए तो कोशिकाएं आसपास वाली उनकी मरम्मत कर देती हैं, कोशिका मरम्मत कर देती है। परंतु जो न्यूरॉन होती है, मस्तिष्क होती है, वो भरती नहीं है, वो दोबारा ठीक नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 13 पर माइक्रो कोशिका चक्र। ठीक है दोस्तों। कोशिका को समझते हैं आगे, कोशिका किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से हमारा शरीर बनाती है। ठीक है। तो कोशिका सबसे पहले दोस्तों कोशिका देखते हैं। तो कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। और उत्तक से क्या बनेंगे? अंग। और अंग से क्या बनेगा? शरीर। यानी कि कोशिका आएगी सबसे पहले दोस्तों, कोशिका आती है तो कोशिका से बन जाएगा उत्तक, उत्तक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा शरीर। तो इस तरीके से ये चलेगी दोस्तों, जिस तरीके से घर बनता है या कोई भी चीज़ बनती है। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका विज्ञान, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जी दोस्तों रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। तो दोस्तों जोलॉजी, जो दोस्तों जोलॉजी है आपकी, जोलॉजी, तो जोलॉजी दोस्तों, चलो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी कि आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो जी कार्ल पी स्वानसन। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीउवेनहोक, सूक्ष्म जीव। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है दोस्तों। सूक्ष्म बिल्कुल ही छोटे दृश्य होता है जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि चींटियां। रॉबर्ट, जो जी रॉबर्ट हुक हैं जो आपके, उनकी बुक है दोस्तों माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। और जी जो अरुण कुमार हैं आपके, सेल जो है, सेल अरुण कुमार की पुस्तक है दोस्तों, सेल अरुण कुमार की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। सेल अरुण कुमार की पुस्तक है। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे दोस्तों कल।